भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 14 और 19 का चुनाव वो आसानी से जीत गए थे, इस बार उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से नेट टू नेट फाइट का मुकाबला हो सकता है 24 का। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? उनके कई काम बहुत अच्छे रहे। उनके अच्छे कामों में जो सबसे एक तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी उनकी सक्रियता देखने को मिली है और ख़ास तौर से जो योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने में, जनता तक उनको पहुंचाने में काफ़ी सफलता मिली है। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से निष्क्रियता दिखाई दे रही है, बहन मायावती लगातार जिस तरीके से कुछ खास मुद्दे जिन पर उनको बोलना चाहिए वो उससे बचती हैं, कतराती नज़र आती हैं, तो जनता में जो ख़ास तौर से जो दलित समाज है उसमें निराशा भी है। लेकिन वो सब बहन जी का सम्मान करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी सर्वमान्य नेता हैं। आपका शुभ नाम? राजीव दिवाकर। कहाँ से, किस जिले से? उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ मैं। अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली इसका आने वाले चुनाव में आप कितना असर देखते हुए पाएंगे? निश्चित रूप से इसका ग्रामीण मतदाताओं पर और जो धर्म से जुड़े हुए मतदाता हैं वो इसको उन पर असर पड़ेगा और वो इसके पक्ष में वोटिंग भी कर सकते हैं। क्या कुछ वोट में भी तब्दील होंगी या बस ऐसे धार्मिक रूप से ही लोग इसको देखेंगे? देखो, इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि जो चुनाव होता है वो 1 या 2 महीने पहले डिसाइड होता है। मतलब आजकल बहुत पहले चीज़ों का अनुमान लगाना ठीक नहीं रहता। आपने अभी जो हालिया 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें देखा कि किस तरीके से तमाम सर्वे कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे और 1 महीने में पूरा का पूरा चुनाव का रुख बदल गया। तो इसी तरह से सारी चीज़ें 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकती हैं कि लास्ट के 2 महीने में किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो ज़्यादा प्रभावित करेंगी चुनावों को। फिर भी 2024 में आप मोदी सरकार को 10 में कितना आप मार्क देना चाहेंगे? 10 में कितने अंक देने चाहेंगे? देखिए, उनके जो फैसले रहे खास तौर पे आर्टिकल 370 को लेकर और जो देश की संवैधानिक स्थिति को लेकर थे, तो काफ़ी इसमें एक जनता में एक नकारात्मकता बनी है कि किस प्रकार से उन्होंने जो एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग किया है और इससे जो विपक्ष है उसको कमज़ोर करने का एक तरीके से प्रयास करने का उन पर लेवल लगता है। 10 में आप कितना उनको अंक देंगे? 10 में से मैं 6 नंबर दूंगा। आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को आप कितनी सीटें, मतलब कितनी सीट जीत पाने की स्थिति में देख रहे हैं? ये एक रोचक मुकाबला होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 14 और 19 का चुनाव वो आसानी से जीत गए थे, इस बार उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से नेट टू नेट फाइट का मुकाबला हो सकता है 24 का। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? उनके कई काम बहुत अच्छे रहे हैं और जैसे जो अच्छे काम उनको कम से कम 4 या 5 काम गिनवा दिए। उनके अच्छे कामों में जो सबसे एक तो लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी उनकी सक्रियता देखने को मिली है और ख़ास तौर से जो योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने में, जनता तक उनको पहुंचाने में काफ़ी सफलता मिली है। उनके जो माइनस पॉइंट्स है जहाँ पे वो नाकाम साबित हुए आपकी नज़रों में? नाकाम साबित होने में जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एजुकेशन का फील्ड है, रोज़गार देने में है और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में है। ये 2-3 ऐसे चीज़ें हैं जिन पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। वहाँ लगता है कि वो उतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हैं, अभी बसपा का क्या आप उम्मीद देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से निष्क्रियता दिखाई दे रही है, बहन मायावती लगातार जिस तरीके से कुछ खास मुद्दे जिन पर उनको बोलना चाहिए वो उससे बचती हैं, कतराती नज़र आती हैं, तो जनता में जो ख़ास तौर से जो दलित समाज है उसमें निराशा भी है। लेकिन वो सब बहन जी का सम्मान करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी सर्वमान्य नेता हैं। दबे कुचले वंचित समाज की एक ऐसी नेता जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया भी है, उसके सम्मान स्वाभिमान को कायम किया है। तो निश्चित तौर पर समाज जो है उनसे दूर भी नहीं जाना चाहता और उनसे उम्मीद करता है कि कोई वो स्टेप लें
अभी तक ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती, तो समाज दुविधा में रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि उनकी निष्क्रियता हो सकती है, सोचे समझे राजनीति हो, रणनीति हो, कहीं ऐसा तो नहीं ईडी सीबीआई का उन पर भी कुछ दबाव हो? अब इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, और लोगों में इस तरह की बातचीत चलती है कि हाँ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उनकी जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल अपना उत्तराधिकारी आनंद कुमार को घोषित किया है, कितना पोटेंशियल आप पाते हैं कि वो जो एक विरासत मायावती अभी तक कायम करके रख पाई थी, वो इसको आगे कितना बढ़ा पाएंगे? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, जिन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ दबे कुचले समाज की राजनीति को आगे बढ़ाने का सपना देखा था और उसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन बाद में जब ये कहा जाता रहा कि मैं परिवार से दूर रहूँगी, परिवारवादी पार्टी नहीं बनेगी, समाज ही मेरा परिवार है, तो इस सोच को कहीं ना कहीं धक्का पहुँचा इस तरीके के फैसले से। इससे भी समाज में निराशा ही है। चंद्रशेखर आज़ाद एक तरह से देखा जाए तो उभरते हुए जो बहुजन समाज है उनके नेता हैं, कितना जगह वो ऑक्युपाई कर पाएंगे जो मायावती स्पेस खाली कर रही है? देखिए, बीएसपी के द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है दलित राजनीति में, बहुजन राजनीति में, चंद्रशेखर एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं, एक उभरते हुए चेहरे के सामने आए। जिस जिंदा दिली के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस जोश के साथ वो इस वंचित तबके की आवाज़ को उठाते हैं, तो ख़ास तौर पे नौजवानों में उनको लेकर एक क्रेज है और वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो समाज अनाथ हो रहा है, राजनीतिक अनाथ हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं से एक स्थान मिले, भारतीय राजनीति में उसका अपना एक गौरव हो, अपना एक सम्मान कायम हो। लेकिन बहन जी तो कहीं से भी उनको एकोमोडेट करने को तैयार ही नहीं रहती है, और यही कारण है कि उनको अपना एक अलग रास्ता चुनना पड़ा। इससे तो फिर बहुजन समाज का ही नुकसान होगा। निश्चित रूप से कुछ चुनाव में नुकसान होगा, कम से कम राजनीतिक रूप से तो जरूर होगा। बिल्कुल, राजनीतिक एकता को और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस तरीके के जो दबाव की राजनीति होती है, सामाजिक दबाव समूह के रूप में जो काम करते हैं, उससे सही फैसले लेने के लिए भी दूसरी पार्टियों को, दूसरे नेताओं को मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, आप ये मतलब इसको कैसे देखते हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी के भी कैंडिडेट करें और इधर से बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट खड़े हों, तो एक जो वोट बैंक है, एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है बहुजन समाज का, वो आपस में बिखर जाएगा? निश्चित रूप से इसका नुकसान हो रहा है। आपने पिछले 4-5 चुनावों में देखा भी है कि जिस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, और आज उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग गंभीर नहीं हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बहन मायावती ने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने त्याग का रास्ता अपनाया, उससे बहुजन समाज उनका सम्मान करता है और उनके पीछे खड़ा रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कहीं न कहीं भविष्य में मायावती को राष्ट्रपति पद के लिए लेकर के मान करके चल रही हो, इसलिए थोड़ी सी सॉफ्ट दिखती है बीजेपी पे जब आक्रमण करने की बात आती है? जैसे इंडिया अलायंस में ही वो मायावती ने खुल करके मना कर दिया कि हम इस अलायंस में शामिल नहीं है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इन्हें जिस तरीके से साहस का परिचय दिया है पिछले समय में, तो ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में स्थिति साफ होगी। अभी क्लियर नहीं है, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही होंगे। सपा के जो नेता अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है, आप क्या इससे सहमत हैं? ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और तमाम तरह के विचार समाज में चलते हैं, तमाम तरह के विश्वास और मान्यताओं से समाज चलता है, और सब लोग अपने अपने मान्यताओं और विश्वासों से जीवन में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है उन्होंने किस संदर्भ में कहा, मैंने उनका वो वीडियो देखा नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपसे उस बात पर बात। वो पहले भी हिंदू या सनातन विरोधी बयान देते रहे। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की थी, जो कि जिस पर काफ़ी बवाल मचा था, अनर्गल बयान जिसे आप कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि सोची समझी रणनीति के तो उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, कहीं किसी समाज को तुष्टीकरण करने के लिए? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय राजनेता को इंडिया की सेकुलरिज्म का सम्मान करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग और बहुत सारे विश्वासों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सभी का सम्मान रखा जाए। किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाना किसी तरीके से राष्ट्र को मजबूत नहीं करेगा, समाज को मजबूत नहीं करेगा। इसलिए अधिक बेहतर होगा राष्ट्र के अच्छाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए, कि हम सभी की भावनाओं का सम्मान रखें। अखिलेश यादव फिर उन पर क्यों लगाम नहीं लगा पाते हैं? डिम्पल आकर के बयान देती है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी इससे उनके बयानों से सहमत नहीं है।
क्या ऐसे नेताओं पर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है किसी भी पार्टी का हो, भारत में सारी पार्टियां हैं, उन सारे नेताओं को अपने इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयों से निश्चित तौर पर जो आम जनता है उसके बीच में एक तनाव का माहौल पैदा होता है। एक समय अभी जो यूपी में दौर है योगी आदित्यनाथ का, कह सकते हैं कि एक उनका अभी जलवा चल रहा है, ऐसे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, इससे आपको लगता नहीं कि जो सपा के जो वोटर हैं वो भी नाराज़ हो रहे होंगे और उनके एक एक बयान से कुछ 1-2% करके इनका वोट बैंक खिसक रहा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चीज़ें भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, और अगर जनता कोई बदलाव चाहेगी तो नंबर 2 की स्थिति में इस समय समाजवादी पार्टी है, तो निश्चित रूप से उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।